और ये है आज के बीके सिंह की मोस्ट पावरफुल ग्रामर के गोल्डन रूल्स की क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी ग्रामर के ऐसे गोल्डन रूल्स को कवर करने वाले हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाते हैं। ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी 12th क्लास बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जिन्हें 2026 के बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ एग्जामिनेशंस के लिए है। मैं मुख्य रूप से कह दूं तो ये क्लास उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी ना किसी तरीके से इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव या फिर एकेडमिक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वन फॉर ऑल ये क्लास होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जर्नी होगी। तो आइए इस खूबसूरत सी क्लास को हम एंजॉय करते हैं। बहुत ही अलग तरीके से मैंने इस क्लास को आज आपके बीच में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, आई द ताजमहल लास्ट मंथ। बिहार बोर्ड ने 23 के एग्जाम में इससे पूछा था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट तो दिमाग घुमा देते हैं। कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? लुक, इस सेंटेंस में यूज किया गया है लास्ट मंथ। अब यहां टेंस का एक लॉजिक काम करता है कि जिस भी सेंटेंस में आपको लास्ट, यस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, जो कि यहां आपको दिख रहा है, लास्ट ईयर, या इनके साथ कोई भी ऐसा टाइम जो बीत चुका है, इन 2006, इन 2012, इन 1947, कोई भी टाइम अगर रहता है या फिर ये मेंशन कर ले इन पास्ट, सो आप ये समझना कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। और सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है। यानी ये जो हमारा सेंटेंस आई द ताजमहल लास्ट मंथ, तो लास्ट को हमने देखा तो जहां लास्ट दिखा वहां सिंपल पास्ट याद आएगा। जहां लास्ट होता है वहां सिंपल पास्ट होता है, और जहां सिंपल पास्ट होता है वहां हम यूज करते हैं स्टूडेंट वर्ब टू को, वहां यूज किया जाता है वर्ब टू को। तो यहां आंसर होगा विजिटेड। करेक्ट आंसर है विजिटेड। इस तरीके से आप इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस क्लास की खासियत ही है कि यहाँ बातें कम होती हैं, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट ज्यादा मिलते हैं। 2023 के ही बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दे डॉट 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 रंग बैक येट। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। येट जो होता है ये उसी सेंटेंस में यूज किया जाता है जो सेंटेंस या तो निगेटिव हो या वो इंटेरोगेटिव हो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में येट को यूज नहीं किया जाता। तो येट जब भी यूज होगा तो निगेटिव में यूज होगा या इंटेरोगेटिव में यूज होगा। तो सीधी सी बात है कि हैज या हैव, ये दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि अपन येट को जब भी यूज करेंगे तो निगेटिव सेंस में ही यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंस में, अफर्मेटिव सेंस में इसका यूज नहीं होगा। तो ये हैज और हैव ऑप्शन तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते। अगर मैं यहाँ पे हैव लिख देता तो अब जो सेंटेंस बनता वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनता, और अफर्मेटिव सेंटेंस हमें चाहिए नहीं, हमें तो निगेटिव सेंटेंस चाहिए। दे के साथ आप जानते हो हैव को यूज किया जाता है, हैज यूज नहीं होता, क्योंकि हैज सिंगुलर के साथ यूज किया जाने वाला हेल्पिंग वर्ब है। ये
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। हमारा सब्जेक्ट दे है और ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। करेक्ट आंसर होगा हैवंट। ये रहा आम लॉजिक पे बना हुआ फॉर्मूला। अब देखो आप इसे ग्रामर के नियमों से कैसे सॉल्व करते। आपने कहा कि सर इस सेंटेंस में येट यूज किया गया है। जहां भी येट होगा सेंटेंस में, वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो यहां तो चारों ऑप्शन में हैज हैव दे रखा था, लेकिन अगर कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज करते तो आप क्या करते। तो आपने ये याद रखा कि सर येट जहां भी होगा वहां सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव होता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि येट जहां भी यूज होता है वो सेंटेंस या तो निगेटिव होगा या वो इंटेरोगेटिव होगा। क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में कोई इंटेरोगेटिव मार्क नहीं लगा हुआ है, मतलब इंटेरोगेटिव तो ये है नहीं, मतलब ये सेंटेंस निगेटिव है। सो इसलिए यहाँ पे हैवेंट को यूज किया गया है। पूरी लॉजिक सीख के जाइए यहां से आप। नेक्स्ट है यू डिसाइडेड येट, अगेन येट। तो आपने अभी क्या देखा, येट जिस सेंटेंस में होता है वो सेंटेंस या तो निगेटिव होता है या वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। मैंने कुछ देर पहले अपनी ये बात कही थी कि येट जहां भी दिखे वो सेंटेंस या तो निगेटिव होगा या वो इंटेरोगेटिव होगा। आपने गौर किया कि इस सेंटेंस में यूज किया गया है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये इंटेरोगेटिव है। अब हमें यहाँ नोट लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस सेंटेंस में येट को यूज किया गया होता है, जिस सेंटेंस में येट को यूज किया गया होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव। अब यू के साथ आप यूज करते हो हैव को, इसलिए आपका सही आंसर होगा यहाँ पे हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। द मून हैज नॉट येट, देखा इस सेंटेंस में आपने हैज देखा, हैज के साथ नॉट देखा, और येट। येट ने तो कहा ही था, या तो वो निगेटिव के साथ यूज होगा या वो इंटेरोगेटिव के साथ यूज होगा। तो यहां सेंटेंस निगेटिव दिख रही है, येट को यूज किया गया है। लॉजिक ये है स्टूडेंट कि कभी भी अगर आपके पास हैज, हैव या फिर हैड, ये हेल्पिंग वर्ब यदि आपके पास है तो इनके बाद यूज होती है वर्ब 3। दो तीन पॉसिबिलिटी और है, सीखते जाओ। अगर आपको हैज या फिर हैव या फिर हैड के साथ बीन दिखाई दे तो हम इसके बाद यूज करते हैं वर्ब 4। यहां आपने देखा हैज यूज किया गया है, हैज या हैव या हैड के बाद वर्ब 3 यूज होता है, इसलिए आपका आंसर होगा अपीयर्ड। वर्ब 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू स्टिल टू द क्लब। यहां कॉन्सेप्ट हमारे पास ये बनता है कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब डू, डज या फिर डिड हो, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब रहता है तो हमें इसके बाद यूज करना चाहिए वर्ब 1। डू, डज या डीड के बाद आता है वर्ब 1। तो यहां आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू, तो आंसर होगा यहां यूज होने वाला वर्ब वर्ब 1, और वर्ब 1 दिख रहा है हमें बिलोंग। बिलोंगिंग तो वर्ब 4 है, बिलोंग्ड वर्ब 3 या 2 है, और आर तो ये लॉजिक ही नहीं है। तो अपने पास आंसर है वर्ब 1 के रूप में बिलोंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट योर फादर गॉट अ न्यू कार। सर एक चीज है कि आप ये जानो कि इज, आर,
या फिर एम या वॉच या वर, टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनके बाद यूज होनी चाहिए वर्ब फोर। इनके बाद यूज होती है वर्ब फोर। आपके पास जो मेन वर्ब यहां मिला है गॉट, वो गेट की वर्ब थ्री है, गेट की वर्ब थ्री। अब आप समझो, अगर आप वर की साइड में जाएंगे तो वाज या वर को अपने बाद चाहिए वर्ब फोर, सेंटेंस में है वर्ब थ्री, तो इनका कॉम्बिनेशन तो बन नहीं पा रहा, वर यहां पे इनकरेक्ट हुआ। एम जो होता है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है आई के लिए, योर फादर के लिए नहीं। और वैसे भी एम के साथ भी तो वर्ब फोर होता है और अपने पास सेंटेंस में वर्ब थ्री है, तो एम भी यहां इनकरेक्ट हुआ। अब दो चीजें हैं, हैज और हैव। ये हैज या फिर हैव, इनके बाद यूज होता है वर्ब थ्री। आपके पास वर्ब थ्री है भी। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो आप क्या कहोगे? आप ये देखोगे कि योर फादर, फादर कितने? एक। सबके पिताजी एक ही होते हैं, इसका मतलब फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट बना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। हैज को काउंट किया जाता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में और हैव को काउंट किया जाता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, आंसर किसका होगा? हैज का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ मूठ में आप टेंशन लेते हो, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, डू यू एनीथिंग। अब प्यारे बच्चों, डू डज या डीड के बाद आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए? वर्ब वन होनी चाहिए। डू डज डीड के बाद भी कौन सी वर्ब आती है? वर्ब वन आती है। डू के बाद वर्ब वन आती है तो वर्ब वन हमको दिखा केवल यहाँ पे नीड ऑप्शन में, नीडेड, नीडिंग या विल नीड, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू दिस कलर। अगेन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड आया। डू डज या डिड, प्यारे बच्चों दिमाग में सेव कर लो, डू डज या फिर डिड, इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन। तो वर्ब वन कौन दिखाई दे रहा है इसमें? चूज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट व्हेन वी वेंट आउट। यहां बहुत प्यार से एक लॉजिक में समझाऊंगा आपको, बड़े ही ध्यान से चीजों को समझिएगा। अगर आपके पास सेंटेंस में व्हेन है तो यहां दो तरह की वर्ब यूज की जाएगी, कंडीशन नंबर वन और कंडीशन नंबर टू। अगर व्हेन है तो हमारे पास दो दो तरह की वर्ब लगेगी एक ही सेंटेंस में, क्योंकि व्हेन वहां एक कंजंक्शन की तरह से यूज हो रहा है। देवियों और सज्जनों, व्हेन का यूज उस सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह से हो रहा है। तो आप देखो करना क्या है। अगर व्हेन आपके सेंटेंस में यूज किया गया है और आपको दिख रहा है सेंटेंस में वर्ब टू, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो होगा वॉज या वर के साथ वर्ब फोर, जो यहां आप करोगे। जैसे आपने देखा अपने सेंटेंस में, आपने देखा अपने सेंटेंस में वेंट, वेंट दरअसल गो का वर्ब टू होता है। तो सेंटेंस में व्हेन है और यूज किया गया है वर्ब टू, तो एक और जो आपको वर्ब यूज करनी है वो होनी चाहिए वॉज या वर के साथ वर्ब फोर। तो आंसर होगा वॉज रेनिंग का, इट वॉज रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? अगर व्हेन है और यूज किया गया है वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो सेकेंड वर्ब यूज की जाएगी शैल या विल के साथ वर्ब वन। अब आप एक चीज के लिए अश्योर रहिए, एक वर्ब दी रहेगी, अगर ये वर्ब वर्ब टू है तो वाज या वर्ब प्लस वर्ब फोर, और अगर ये वर्ब वर्ब वन या वर्ब फाइव होता तो यहाँ सेल या विल प्लस वर्ब वन का आंसर करेक्ट होता।
ये लॉजिक है इस सेंटेंस में, इस चीज को समझ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल नॉट बी एबल टू माई प्रोजेक्ट। 2022 के इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड ने पूछा आपसे क्वेश्चन। आंसर बहुत आसान है, टू के बाद हमेशा वर्ब वन को ही यूज किया जाता है। टू के बाद हमेशा वर्ब वन ही यूज होता है। पैसिव जब आप बना रहे होते हो तो वहां पे टू के साथ बी प्लस वर्ब थ्री यूज किया जाता है, पर एक्टिव सेंस में टू के साथ हमेशा वर्ब वन लगता है। तो टू के बाद वर्ब वन आंसर करो, कंप्लीट आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी कोई वर्ब लगेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड एज वेल एज आई गोइंग देयर। अब यहां आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब चुनने हैं। यहां पर इस सेंटेंस में एक लॉजिक समझिए, प्यार से समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है आई, जिसके साथ आप एम यूज कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, जिसके साथ आप इज यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड सिंगुलर है यहाँ। या अगर आप दोनों को कंबाइन करके देख रहे हो तो आप वहां पे आर यूज कर सकते हो। इतनी पॉसिबिलिटी है। अगर इज दिया है और सेंटेंस किसी तरीके से पास्ट में इंडिकेट नहीं हो रहा है तो वॉज की जरूरत आपको नहीं। प्रेजेंट और पास्ट दोनों दिए हो तो आंसर प्रेजेंट से लाया जाता है, यदि आपके सेंटेंस में पास्ट को लोकेटेड करने वाला, पास्ट को रेफर करने वाला कोई वर्ड नहीं लगा हो। तो यहां पे एक फॉर्मूला आप अपने दिमाग के किसी कोने में बैठा लो कि एज वेल एज एक कंजंक्शन है, एज वेल एज एक कंजंक्शन है जिसके पहले भी एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वन, और जिसके बाद भी एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट टू। अब यहां पर वर्ब कौन सी लगेगी, वो वर्ब सिंगुलर होगी या वो वर्ब प्लूरल होगी, इसका डिसीजन कौन लेगा? तो इसका डिसीजन सब्जेक्ट वन लेगा। अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्टेड हैं तो जो सब्जेक्ट वन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपने वर्ब को यूज करोगे। अब देखो, सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट है, सब्जेक्ट जो आपका वन है, वो माई फ्रेंड है, सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ आप इज का आंसर करेक्ट करोगे। यहां आंसर होगा इज। कितनी अच्छी बात है, कितना प्यारा रूल है, आप सीख रहे हैं। अगर आप सच में सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसी ही क्लासेस आपके लिए डिजाइन करेंगे। नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द गर्ल। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर कंजंक्शन यूज किया गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी एक कंजंक्शन होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं इसे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। बॉस ऐसा है कि यहां भी दो तरह के वर्ब यूज किए, दो तरह के सब्जेक्ट यूज होते हैं। एक सब्जेक्ट वन जो नॉट ओनली के साथ होता है, एक सब्जेक्ट टू जो बट ऑल्सो के साथ होता है। आप देख सकते हो नॉट ओनली के साथ बॉयज लगा है जो कि हमें दिख रहा है प्लूरल, और बट ऑल्सो के साथ गर्ल लगा है जो कि आपको दिख रहा है सिंगुलर। तो यहाँ दोनों यूज किए गए, सिंगुलर या प्लूरल। अगर आप सिंगुलर के साथ जाते हो तो आपका आंसर वाज स्लीपिंग होना चाहिए। अगर प्लूरल के साथ जाते हो तो आपका आंसर आर स्लीपिंग भी हो सकता है और आपका आंसर वर स्लीपिंग भी हो सकता है, आपका आंसर हैव स्लेप्ट भी हो सकता है। तीनों ऑप्शन सही है प्लूरल के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी टेंस की बात नहीं हो रही है। टेंस की बात नहीं हो रही है तो प्रेजेंट और पास्ट दो है, आंसर तो प्रेजेंट से जाएगा। उस समय आप वर का साथ छोड़ देना, क्योंकि आप कहोगे कि टेंस को इंडिकेट करने के लिए कोई वर्ड नहीं है और सही ऑप्शन यदि पास्ट और प्रेजेंट दोनों का है तो आंसर प्रेजेंट से जाएगा। फिलहाल ये बहस का मुद्दा नहीं है,
बहस का मुद्दा यह है कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट माना जाएगा। उस सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट माना जाएगा जो वर्ब के सबसे नजदीक है, यानी कि सब्जेक्ट टू। अगर आपके दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़े हैं तो सेकेंड सब्जेक्ट जो है, जो वर्ब के नजदीक है, वो मेन सब्जेक्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग लगेगा। गर्ल यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब से आप आंसर करोगे, आंसर होगा, सॉरी, सिंगुलर वर्ब का आंसर होगा। तो यहाँ पे आप क्या आंसर करने वाले हो, यहाँ पे आप आंसर करोगे वाज स्लीपिंग का। यहाँ आपका आंसर होगा वाज स्लीपिंग। करेक्ट आंसर इज सिंगुलर के साथ वाज स्लीपिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द राइस। ये दो मोस्ट ऑफ वर्ड है, ये क्वांटिटी को दिखाने का काम करता है। आपसे इस समय यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल वर्ब लगाओगे। अब देखो मोस्ट ऑफ का तो मतलब होता है आप अधिकाधिक, अधिकांश, ज्यादातर, इसके लिए इस्तेमाल करते हो। मोस्ट ऑफ बुक्स अगर इस्तेमाल करें हम, ज्यादातर किताबें, ज्यादातर चावल, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको क्या करना है, आप ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ के ठीक बाद आने वाला वर्ड क्या है, राइस है। राइस की बात करें तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। राइस को हम गिनती नहीं कर सकते, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं होगी। अगर इसकी गिनती नहीं होगी तो इसके साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर ही यूज किया जाएगा, दैट इज क्लियर। तो मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला वर्ड राइस था। राइस एक अनकाउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, इज, क्योंकि यही एक सिंगुलर वर्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर भी प्लूरल होता है, आर भी प्लूरल होता है, हैव भी प्लूरल होता है। इन केस अगर मोस्ट ऑफ के जस्ट बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होता तो वो प्लूरल में होता और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती। बट यहाँ पे राइस है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोवेलिस्ट एंड द पोएट डेड। आसान सा क्वेश्चन है, मजे के साथ बनाओगे इसे। द नोवेलिस्ट एंड द पोएट डेड, क्या करेंगे आप, सिंगुलर करें या प्लूरल करें। तो यहां पे एक लॉजिक है। अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा होता, द नोवेलिस्ट एंड पोएट डेड, दो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं इसके लिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। अगर एंड के दोनों तरफ, एंड के पहले जो नाउन यूज किया गया है उसके साथ भी आर्टिकल है, आर्टिकल यानी ए, एन या द, इनमें से कोई एक है। एंड के बाद जो नाउन आया है उसके पास भी अपना आर्टिकल है, तो इसे माना जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। यानी एक नोवेलिस्ट है और एक पोएट है, दोनों अलग अलग लोग हैं। लेकिन एंड के एक तरफ आर्टिकल हो और दूसरे तरफ जो नाउन है उसके साथ ये आर्टिकल नहीं, तो वो एक ही आदमी है जो नोवेलिस्ट भी है और पोएट भी है, ये माना जाएगा। एंड के दोनों तरफ के नाउन अपने अपने आर्टिकल के साथ है तो प्लूरल होंगे, वहां प्लूरल वर्ब लगेगी। और यदि एक तरफ आर्टिकल है बट दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं है तो उसको सिंगुलर माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने आपको देने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। जरूरी नहीं है स्टूडेंट, आपने एक बात पढ़ी है कि सर पेन जो होता है वो सिंगुलर होता है, जब हम इसके साथ एस को सफिक्स कर देते हैं तो ये पेन्स बन जाता है, अब ये प्लूरल हो गया। यानी बचपन से हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी गई कि जिस नाउन के लास्ट में एस लगा है वह नाउन प्लूरल हो जाता है, पर ये सफिशिएंट नहीं है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस होता है, इसके बावजूद भी वो सिंगुलर होता है। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एस है, इसके बावजूद भी वो सभी सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, इन सबके लास्ट में एस आता है।
पर फिर भी ये सभी प्लूरल होते हैं, ये लॉजिक नहीं चलेगा कि लास्ट में एस देखा तो प्लूरल डिसाइड कर दिया। आप एक एडवांस स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी ग्रिप बनाइए अपनी। तो ये भी जरूरी नहीं है कि जिनके लास्ट में एस नहीं लगा है वो सिंगुलर होंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये देखें कि लास्ट में एस नहीं है तो ये सिंगुलर ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। बहुत सारे ऐसे नाउन है जैसे कि पीपल, जैसे कि पब्लिक, जैसे कि पुलिस, कैटल, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सभी वो नाउन है जिनके लास्ट में एस नहीं दिखता, लेकिन फिर भी ये सभी के सभी नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट, ये सभी के सभी प्लूरल होते हैं। लास्ट में एस किसी के नहीं है, बट ये सभी प्लूरल हैं, इनके साथ प्लूरल जैसा बिहेव करना चाहिए। तो कैटल, मवेशी, जब बहुत सारे जानवर आपके पास होते हैं तब आप उन्हें कैटल कहते हैं। एक हो तब तो गाय है या भैंस है, बहुत सारे हो गए तो प्लूरल हो गया, तो उसके साथ आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे और आंसर करोगे आर। हैव इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि हैव को वर्ब 3 चाहिए, आर इसलिए यूज होगा क्योंकि वर्ब 4 चाहिए। और क्वेश्चन में ग्रेजिंग था यानी कि वर्ब 4 था, इसलिए हैव प्लूरल होते हुए भी यहाँ का आंसर नहीं बन सका क्योंकि इसको वर्ब 3 चाहिए था और हमें वर्ब 4 चाहिए था, इसलिए आर यहाँ का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 रुपीज टू मच फॉर दिस बैग। आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, 100% आपको लग रहा होगा कि ये 90 रुपीज, 1 रुपी होता तो सिंगुलर होता, 90 रुपीज है तो प्लूरल होगा। एक बात याद रखिएगा, निश्चित कर दिया जाए, अगर निश्चित कर दिया जाए वजन को 10 kg, निश्चित कर दिया जाए यदि समय को 2 years, निश्चित कर दिया जाए यदि रकम को, अमाउंट को, जैसे कि 90 रुपीज, तो ये सिंगुलर माने जाएंगे। ये क्या माने जाएंगे? सिंगुलर माने जाएंगे, और इनके साथ आप यूज करोगे सिंगुलर वर्ब। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ दिस विलेज। ऑफ का अपना एक अलग फंडा है, याद रखो। ऑफ के पहले भी एक नाउन होता है, ऑफ के बाद भी एक नाउन होता है। ऑफ के पहले नाउन है पीपल, ऑफ के बाद नाउन है विलेज। विलेज को देखा तो विलेज सिंगुलर था, और पीपल को देखा तो पीपल मतलब लोग, एक से ज्यादा को कहा जाता है, प्लूरल है। अगर हम पीपल को सब्जेक्ट माने तो आंसर आर होना चाहिए, विलेज को अगर हम माने मेन सब्जेक्ट तो आंसर इज होना चाहिए। क्या करेंगे? तो वहां भी एक लॉजिक याद रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये लॉजिक है। यदि आप ऑफ देख रहे हैं तो ऑफ से जो पहले सब्जेक्ट आया है उसकी बात करोगे, पीपल की बात होगी, पीपल प्लूरल है इसलिए यहां वर्ब प्लूरल लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग बट ट्रीज सीन। ये क्वेश्चन नथिंग बट से रिलेटेड है, तो बात करेंगे अब नथिंग बट की। नथिंग बट के बाद दोनों ही आ सकते हैं। नथिंग बट के बाद काउंटेबल नाउन आ सकता है जिसकी गिनती आप करोगे, और ये काउंटेबल नाउन जब भी होगा प्लूरल में होगा। नथिंग बट के बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि नथिंग बट वाटर दे दिया जाए, नथिंग बट सैंड दे दिया जाए, नथिंग बट मिल्क दे दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो नथिंग बट से बहस नहीं है, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो सकता है, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब की जब भी बात होगी तो वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही होगी। यानी नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो सकता है, नथिंग बट के बाद नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब जब भी यूज किया जाएगा तो नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाएगा। दिमाग में पैक कर लो, आंसर लिखना इसका। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा वॉच, सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइदर यू और मोहन।
यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा, दो सब्जेक्ट यदि जुड़ रहे हो कोरिलेटिव कंजंक्शन आइदर और से, या एक और कोरिलेटिव कंजंक्शन है नाइदर नॉर से, या सिर्फ और से। अगर दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ रहे हैं तो वर्ब कौन सी लगेगी, इसका डिसीजन कौन करेगा? तो देवियों और सज्जनों और भाइयों और बहनों, यदि दो सब्जेक्ट आइदर से यू कनेक्टेड है और के साथ मोहन कनेक्टेड है, मोहन की मानू तो हैज सही है, यू की मानू तो हैव सही है, तो मैं मानू किसकी? मानूंगा मैं जो वर्ब के सबसे पास में होगा। दो सब्जेक्ट यदि आइदर और के साथ जुड़े हों तो वर्ब यूज होगा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार, जो वर्ब के सबसे पास में है उसके अनुसार, और यहां आंसर होगा हैज का। इसी पर अगला क्वेश्चन भी बनता है आपका, नाइदर ही नॉर यू, ही की सुनू तो इज सही और यू की सुनू तो आर सही। किसकी सुनू? दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, किसकी सुनो? दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर के साथ जुड़े हो तो जो वर्ब के सबसे नजदीक वाला सेकेंड सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार आंसर किया जाता है।